इसका तस्वर करें कि बरसों के इंतजार के बाद बिल्लाखिर आप इस पोजीशन में पहुंच जाते हैं कि आप अपने दादा दादी या पेरेंट्स को कनाडा बुलाने की पोजीशन में पहुंच जाते हैं। आपने फॉर्म्स फिल किए, पैसे बचाए इस उम्मीद पे कि एक दिन आप अपने वालिदैन को कनाडा बुला सकते हैं। लेकिन फिर आपको एक खत मिलता है और वो खत लिखता है कि आपके प्यारे कनाडा के लिए तिब्बी तौर पे नाकाबिले कबूल हैं, तो आपके सारे ख्वाब चिकनाचूर हो जाते हैं। इसे अपनी कहानी ना बनने दें। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि तिब्बी तौर पे नाकाबिले कबूलियत क्या है, इससे कैसे बचा जाए। अगर आपके पास ऐसा कोई खतरनाक खत आ जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, आपके पास क्या मालूमात होनी चाहिए जिससे आप अपने वालिदैन प्यारों का केस लड़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको CIC के करंट अपडेट बता रहे हैं। हो सकता है ये आपके लिए बड़ी ही मालूमात हो सकता है कैनेडा इमिग्रेशन के रास्ते में ये सबसे अहम वीडियो आपके लिए हो सकती है। हाय एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर चैनल। कनाडा इमिग्रेशन के बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। खासतौर पे कनाडा की इमिग्रेशन आज के दौर में तो एक ट्रिकी सा काम हो गया है और बहुत सारे लोग परेशान भी हो जाते हैं। डेली जो कनाडान इमिग्रेशन और IRCC की जो अपडेट्स आती रहती हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चल रहा है, और ये एक ऐसा टॉपिक है और एक ऐसा मौजू है जिसको आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है कि इसके जड़ तक भी पहुंचे और उसके मसाइल को हल करने का भी आपको बताएं। वो जो बहुत ही अहम टॉपिक है वो है आपके पेरेंट्स यानी दादा और दादी जो मेडिकली इनएडमिसिबल हैं या तिब्बी तौर पे कनाडा को नाकाबिले कबूल। तो हम यूज करेंगे CIC के उस बेहतरीन आर्टिकल को एज अ गाइड जिसको CIC ने अपनी वेबसाइट पे जो है उसको पब्लिश किया। पहले तो मैंने उस पूरे आर्टिकल को ज़बरदस्त तरीके से लफ्ज़ ब लफ्ज़ उसको रीड किया है और आपके सामने एक स्टेप बाय स्टेप आपके सामने पेश करूंगा। तो इस आर्टिकल के मुताबिक जिस चीज़ को हम कवर करेंगे कि ऐसे कौन से 3 रीज़न हैं जिसकी वजह से हो सकता है आपके पेरेंट्स मेडिकली अनफिट हों कनाडा में आने के लिए, और दूसरा है स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशन, वो ऐसी कौन सी मेडिकली कंडीशंस हैं आपके पेरेंट्स की जिसकी वजह से भी कनाडा समझता है आपके पेरेंट्स अनफिट हैं कनाडा आने के लिए। जो तीसरी चीज़ है और वो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इन डिमांड थ्रेशोल्ड यानी 2025 में कितने लोगों को जो है वो उनको ये वीज़े देने हैं। और सबसे अहम चीज़ मुझे ये लगती है कि इन मसाइल को हल करने के लिए आपने कौन से कॉन्क्रीट मेजर्स लिए हैं आप अपने केस को रिफ्यूजल से बचाने के लिए, और वो लोग जो ऑलरेडी इस मसाइल में घिरे हुए हैं उनको कौन से स्टेप्स लेने चाहिए। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप बिल्कुल इस रोड मैप पे आ जाएंगे कि आपको इस मसाइल को कैसे टैकल करना है। तो चाय का कप लें और हाथ में कापी लें और चलें स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को। पहले तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि जो मेडिकली अनफिट हैं, क्या सिर्फ जो आपकी नॉर्मल हेल्थ कंडीशन है उसकी वजह से आपके पेरेंट्स कनाडा में नहीं आ सकते, मगर असल में चीज़ ये है कि ये एक है पोटेंशियल बर्डन है ऑन दी हेल्थ सिस्टम एंड सोशल सर्विसेज ऑफ द कनाडा। अकॉर्डिंग टू CIC का जो आर्टिकल छपा है उनके मुताबिक 3 ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके पेरेंट्स के फाइल पे जो है वो रेड फ्लैग लग सकता है। एक तो है डेंजर टू पब्लिक हेल्थ, यानी आपके पेरेंट्स को वो बीमारियां हों जिसकी वजह से एक इंसान से दूसरे इंसान को वो फैलती हों जिसकी वजह से भी आपके पेरेंट्स को वीज़ा नहीं दिया जाएगा। दूसरा डेंजर टू पब्लिक सेफ्टी, यानी ये एक तो बड़ा रेयर होता है मगर गवर्नमेंट ऑफ कनाडा अगर ये समझे कि उनकी वजह से उनके आम लोगों को तकलीफ होगी यानी उनका बिहेवियर इशू है जिसकी वजह से भी आपके पेरेंट्स को वीज़ा नहीं दिया जाएगा। तीसरा होता है एक्सेस डिमांड ऑन हेल्थ एंड सोशल। अब ये चीज़ जो है वो बहुत ही अहम है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा समझता है कि ये ना हो कि अगर आपके पेरेंट्स कनाडा में आ जाएं और जिसकी वजह से उनके सोशल सर्विसेज और हेल्थ इश्यूज पे यानी हेल्थ सर्विसेज पे अगर बर्डन पड़ जाए एक्स्ट्रा, तो जिसकी वजह से भी वो समझते हैं कि आपके पेरेंट्स की फाइल को वो जो है वीज़ा नहीं दे सकते और उनको रेड फ्लैग लग सकता है। यहाँ पे एक चीज़ और समझने की है कि एक्सेसिव डिमांड से क्या मुराद है, यानी 2025 में एक्सेसिव डिमांड क्या है और उसका थ्रेशोल्ड क्या इन्होंने रखा है। इनके मुताबिक अगर कोई भी आपका विजिटर कनाडा में आता है तो उन्होंने थ्रेशोल्ड रखा है $27,162 पर ईयर, यानी उस पर $27,162 एक साल में या 5 सालों में $1,35,810 लगने चाहिए। अगर इससे ज़्यादा किसी विजिटर पे लगता है खर्चा गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का लगता है तो फिर उस विजिटर को या उस पेरेंट्स गारंटी को वीज़ा नहीं दिया जाएगा। इस आर्टिकल के मुताबिक
बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसके मुताबिक बहुत सारे लोगों को वीज़ा जो है वो ग्रांट नहीं किया जाता, जिसमें से आपका एड्स, अगर ये बहुत ही बड़ा है, अगर किसी में एड्स की शिनाख्त हो जाए तो उसको वीज़ा नहीं दिया जाएगा। उसके साथ मुख्तलिफ किस्म के कैंसर, यानी कोई भी कैंसर हो तो उसके लिए भी आपका वीज़ा जो है वो ग्रांट नहीं किया जाएगा। अगर आपको कोई भी इस यानी सीरियस किडनी डिजीज़ हो, क्योंकि यहाँ पे इलाज बहुत किडनी का महंगा होता है, जिसकी वजह से भी आपको वीज़ा नहीं दिया जाएगा। उसके साथ साथ डायबिटीज़ हो, या डायबिटीज़ यहाँ पे, क्योंकि डायबिटीज़ की मेडिसिन यहाँ पे नहीं मिलती डॉक्टर को दिखाने के बगैर, तो भी आपको वीज़ा नहीं दिया जाएगा। अगर दिल का आपको आर्जा हो, यानी दिल की अगर कोई भी बीमारी हो, आपके कोई भी ऑपरेशन किया हो, तो भी आपको वीज़ा नहीं दिया जाएगा। और अगर आपके जो घुटने होते हैं, नीज होती है, अगर उसकी रिप्लेसमेंट की होती है, आप अपने ममालिक में भी करके आएंगे, मगर यहाँ पे जब आएंगे तो भी आपको वीज़ा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हो सकता है आपको कहीं पे दर्द पड़ जाए और फिर वो पेशेंट जो है उसको एडमिट किया जाए हॉस्पिटल में, और जिसकी वजह से बहुत बड़ा खर्चा जो उनका थ्रेशोल्ड है उससे वो बढ़ सकता है, जिसकी वजह से भी आपके फाइल में रेड फ्लैग लग सकता है। और यहाँ पे सबसे अहम चीज़ ये है कि अगर आपके वालिदैन में इनमें से कोई भी एक बीमारी हो भी जाए तो क्या आपका केस जो है वो रिजेक्ट किया जाएगा। तो इसका मकसद ये नहीं है कि आपका केस जो है वो रिफ्यूज किया जाएगा, मगर ये डिपेंड होता है केस टू केस, यानी वीज़ा ऑफिसर हर केस को अपनी तरफ से उसको जांच पड़ताल करके ही उसका डिसीजन देता है। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, आपको इस रिस्क से बचने के लिए और अपने फाइल को यानी केस को रिफ्यूजल होने से बचने से आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस आर्टिकल में लिखी हैं, वो चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अभी सबसे अहम चीज़ ये है कि अगर ऊपर वाली जो भी बीमारियां बताई हैं, अगर उनमें से कोई भी ऐसा क्रॉनिक डिजीज आपके पेरेंट्स को है, तो फिर इस सारे मसले को आप टैकल कैसे कर सकते हैं। उसके 3 पॉइंट्स हैं जो आर्टिकल में बताए गए हैं। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, गैदर ऑल मेडिकल रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स, और उसकी हिस्ट्री आपको बतानी पड़ेगी, और आपको बताना पड़ेगा कि उनका इलाज कंटिन्यूस चल रहा है और वो अभी स्टेबल हैं, उनकी हेल्थ जो है अभी स्टेबल। और दूसरा है गेट अ लेटर फ्रॉम अ डॉक्टर, यानी आपको डॉक्टर से एक लेटर देना पड़ेगा, उन पे उसकी कंडीशन बतानी पड़ेगी और बताना पड़ेगा कि आपकी उसकी ट्रीटमेंट का प्लान कैसा है और ओवरऑल हेल्थ उनकी कैसी है। तीसरा है डिस्क्लोज एवरीवन, यानी जो जो बीमारियां हैं उनको आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि हाँ ये बीमारियां हैं। और अगर आपने इतनी सारी कोशिशें की हैं, एक एक चीज आपको उनको बताए, और फिर भी आपके पास IRCC की तरफ से प्रोसीजरल फेयरनेस लेटर मिल जाता है और उसमें ये बताया जाता है कि आपके पेरेंट्स कनाडा में मेडिकली अनफिट हैं, यानी वो कनाडा में दाखिल नहीं हो सकते, तो फिर आपके पास और कौन सा रास्ता है। और वो रास्ता भी IRCC के उस आर्टिकल में आपको बताया गया है, जिसको मैं अभी बता रहा हूँ कि उसके बाद आपके पास कौन सा ऑप्शन बचता है। क्योंकि इस लेटर इशू करने यानी प्रोसीजरल फेयरनेस लेटर के बाद आपके पास 90 दिन मिलते हैं, और उस 90 दिन में आपको फिर एक बार फिर आपको अपनी पोजीशन क्लियर करनी पड़ेगी और आपको बताना पड़ेगा कि जिन बीमारियों की वजह से आपका फाइल को रिजेक्ट किया गया है और उसको रेड फ्लैग किया गया है, उसको फिर आप कैसे फेवरेबल डिसीजन लेने की मदद कर सकते हैं। उससे सबसे पहले है कि प्रोवाइड आपको न्यू एविडेंस देने पड़ेंगे। उस एविडेंस में क्या होना चाहिए, आपकी जो रिपोर्ट्स की लैब्स की रिपोर्ट्स होंगी वो आपको एक बार न्यू देनी पड़ेगी, क्योंकि पुरानी हो गई होंगी पिछली वाली, जिसके बिना पे आपने ये क्लेम किया था कि आपके वालिदैन की जो बीमारी है वो स्टेबल है, फैलने वाली नहीं है और उसकी मेडिकेशन प्रॉपर चल रही है। उसमें सारी रिपोर्ट्स आपको देनी पड़ेंगी, इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि आपकी प्रॉपर मेडिकेशन चल रही है। दूसरा, शो दैट द कास्ट विल बी लोअर, आपको वहां पे बताना पड़ेगा कि जो बीमारी थी वो अभी स्टेबल है, कम होती जा रही है, जिसकी वजह से जो उसमें टोटल कास्ट बीमारी पे लग रही है वो भी बहुत ही कम है। तीसरा जो है सबमिट मिटिगेशन प्लान, अब उसका ये चीज है वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसमें ये बताना पड़ेगा कि अगर आपको वहां पे बीमारी हो भी जाती है तो फिर आप ओवरऑल जो एक्सपेंसिव वहां पे होंगे उसको कैसे कवर करेंगे, पूरा प्लान आपको बताना पड़ेगा कि नहीं अगर बीमारी है भी तो हम वहां पे मेडिकल इंश्योरेंस लेंगे और हमारे पास अपने भी पैसे हैं, उनके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट्स देनी पड़ेगी, आपको रिसोर्सेज बताने पड़ेगा कि अगर यहाँ पे बीमारी हो भी जाती है तो हम इस कायल हैं, हम इस काबिल हैं, हम अपने पेरेंट्स का इलाज खुद कर सकते हैं। और उसके बाद आपको एक डिक्लेरेशन जमा करवाना पड़ेगा जिसको कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ एबिलिटी ऑफ इलिगनेस, कि अगर मेरे वालिदैन बीमार हो जाते हैं तो मैं इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं अपना जो है इलाज उनका करवा सकता हूँ। आई नो दिस इज अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है और मैंने बहुत ही टाइम लिया पूरी इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, मगर आपको दिल हारना नहीं चाहिए। तो
एक बार फिर जाते जाते हुए पूरे सिस्टम को हम रिकैप करते हैं। पहला, प्रोएक्टिव होना चाहिए और आपके पूरे जो भी मेडिकल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको गैदर करना चाहिए। अगर आपके पास प्रोसीजरल फेयरनेस लेटर आ जाता है तो उसको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा और आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस बनाना पड़ेगा और मेडिकेशन प्लान के किस तरीके से, अगर आपके पेरेंट्स यहाँ पे बीमार हो जाते हैं तो फिर कैसे उसको आप ट्रीट करेंगे, उसका पूरा प्लान देना पड़ेगा। और अगर सब चीज़ें होने के बाद भी आप फेल हो जाते हैं, फिर आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन बच जाते हैं। एक है TRP यानी टेम्पररी रेजिडेंस परमिट और दूसरा है सुपर वीजा। आपको हिम्मत नहीं आनी अपने वालिदैन को अपने पास बुलाने के लिए, कनाडा में रीयूनाइट होने के लिए, मगर उसके लाजमी है कि आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और प्रॉपर आपको बताने वाला कोई हो। तो अगर आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो तो ये पड़ाव भी आप पार कर सकते हैं। लास्ट में अगर आप समझते हैं कि वीडियो आपके लिए बड़ी ही फ्रूटफुल है और फायदेमंद है तो हमें थम्स अप जरूर दीजिएगा, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि कनाडा की इमिग्रेशन की कोई भी न्यूज़ हो तो आपके पास बर वक्त पहुंच जाए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइएगा कि क्या आपने कभी अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को कनाडा के लिए आपने स्पॉन्सर करने की कोशिश की है। अगर की है तो आपने कौन से पड़ाव क्रॉस किए हैं। क्या आपके पास कोई ऐसा सवाल है जो मेडिकली इनएलिजिबल के बारे में हो। अगर आप कमेंट्स बॉक्स में ऐसा कोई सवाल देंगे तो इसी तरीके से हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं और इस पड़ाव को आराम से पार कर सकते हैं। होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक अपने दोस्त अपने भाई को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।